27 जून की सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ था और धूप नरम गर्माहट के साथ पूरे गांव में फैली हुई थी। मौसम में गर्मियों का पूरा एहसास था। खेतों के किनारों पर फूल पूरी रौनक के साथ खिले थे और घास गाढ़े हरे रंग में चमक रही थी। यह दिन गांव के लोगों के लिए खास था क्योंकि इस दिन सालाना लॉटरी होती थी। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, लगभग 300 लोग। इतने कम लोगों के कारण यहां की लॉटरी ज्यादा समय नहीं लेती थी। सुबह करीब 10 बजे से शुरू होकर 2 घंटे के अंदर ही यह खत्म हो जाती थी। ऐसे में लोग घर वापस जाकर दोपहर का खाना भी आराम से खा लेते थे। सबसे पहले बच्चे पहुंचे। स्कूल अभी अभी गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हुआ था। छुट्टी की आज़ादी की खुशी उनके चेहरों पर तो थी, लेकिन वे ज्यादा शोर शराबा करने के बजाय शुरू में धीरे धीरे इकट्ठा होते और फिर खेलने लगते। उनकी बातें अब भी स्कूल, अध्यापकों और किताबों के इर्द गिर्द घूम रही थी। कुछ बच्चों को सजाओं की बातें भी याद आ रही थी और वे हंसते हुए उन्हें आपस में दोहरा रहे थे। बॉबी मार्टिन नाम का एक लड़का सबसे पहले आया था और उसने अपनी जेबें चिकने और गोल पत्थरों से भर ली थी। जल्द ही बाकी लड़के भी उसका साथ देने लगे। बॉबी, हैरी जोन्स और डिकी डेलाक्रॉय ने मिलकर चौक के एक कोने में पत्थरों का एक बड़ा ढेर जमा कर दिया और फिर वे इस ढेर को दूसरे बच्चों से बचाने लगे। गांव वाले डेलाक्रॉय के नाम को डेलाक्रॉय की बजाय डेलाक्रॉय ही बोलते थे। लड़कियां थोड़ी दूरी पर खड़ी थीं, आपस में बातें कर रही थीं। वे बीच बीच में पीछे मुड़कर उन लड़कों को देख लेती जो धूल में लौट-पोट हो रहे थे या अपने बड़े भाई बहनों के हाथ थामे हुए थे। कुछ ही देर में गांव के मर्द भी आने लगे। वे अपने बच्चों पर नजर डालते हुए खेती-बाड़ी, बारिश, ट्रैक्टर और टैक्स की बातें कर रहे थे। वे चौक के उस कोने से दूर खड़े थे जहां पत्थरों का ढेर था। उनकी हंसी दबे स्वर में थी और चेहरों पर मुस्कान तो थी, लेकिन वह जोर से ठहाका मारने वाली नहीं थी। पुरुषों के बाद महिलाएं पहुंची। उनके कपड़े ज्यादातर हल्के फीके पड़े घर के कपड़े थे और कई ने कंधों पर स्वेटर डाल रखे थे। वे एक दूसरे से मिलते हुए हल्की फुल्की गपशप करती और फिर अपने पतियों के पास जाकर खड़ी हो जाती। थोड़ी देर बाद महिलाओं ने अपने बच्चों को पास बुलाना शुरू किया। बच्चे मानो वहां से हटना ही नहीं चाहते थे। कई बार पुकारने पर ही वे धीरे धीरे अपने माता पिता के पास लौटते। बॉबी मार्टिन ने तो अपनी मां के हाथ से बचकर फिर से पत्थरों के ढेर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन इस बार उसके पिता ने सख्ती से उसे बुलाया। बॉबी चुपचाप आकर अपने पिता और बड़े भाई के बीच खड़ा हो गया। गांव के चौक में अब लगभग सभी इकट्ठा हो चुके थे। माहौल में हल्की सी बेचैनी और उत्सुकता थी। ये एक परंपरा थी जिसे सब निभाना चाहते थे, भले ही इसके पीछे की असली वजह कोई ज्यादा नहीं पूछता था। बच्चों की खिलखिलाहट, बड़ों की धीमी बातें और पत्थरों के ढेर की तरफ उठती नजरों के बीच लॉटरी शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था। गांव की यह लॉटरी हमेशा मिस्टर समर्स के द्वारा करवाई जाती थी। वे गांव के उन कुछ लोगों में से थे जिनके पास समय और ऊर्जा थी ताकि वे सामुदायिक कार्यक्रमों को अच्छे से संभाल सकें। चौक में जब वे पहुंचे तो उनके हाथ में एक काला लकड़ी का डिब्बा था। उन्हें देखकर लोगों में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। मिस्टर समर्स का चेहरा गोल और हंसमुख था। वे कोयले का कारोबार करते थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनकी पत्नी का स्वभाव भी कुछ सख्त माना जाता था। उनके पीछे पोस्टमास्टर मिस्टर ग्रेव्स आ रहे थे, जो 3 पैरों वाला एक स्टूल उठाए हुए थे। ये स्टूल चौक के बीच में रखा गया और काला डिब्बा उस पर रख दिया गया। लोग इस डिब्बे से एक सम्मानजनक दूरी बनाए हुए थे, जैसे उसकी कोई खास अहमियत हो। मिस्टर समर्स ने आवाज लगाई, कोई मदद करेगा? थोड़ी झिझक के बाद मिस्टर मार्टिन और उनका बड़ा बेटा बैक्स्टर आगे आए और डिब्बे को स्टूल पर स्थिर करके पकड़ लिया ताकि मिस्टर समर्स उसमें रखे कागजों को अच्छी तरह मिला सके। ये डिब्बा बहुत पुराना था। असल में लॉटरी का जो मूल्य सामान हुआ करता था वह कई साल पहले खो चुका था। ये काला डिब्बा तो इतना पुराना था कि इसका इस्तेमाल तब से हो रहा था जब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बूढ़े वार्नर का जन्म भी नहीं हुआ था।
मिस्टर समर्स कई बार ये सुझाव दे चुके थे कि अब एक नया डिब्बा बनाना चाहिए, लेकिन कोई भी इस परंपरा को बदलना नहीं चाहता था। कहा जाता था कि यह डिब्बा पुराने डिब्बे के कुछ हिस्सों से बनाया गया था, वही डिब्बा जो तब बनाया गया था जब इस गांव में पहली बार लोग बसने आए थे। हर साल लॉटरी के बाद नया डिब्बा बनाने की बात फिर से उठाई जाती, लेकिन साल बीतते बीतते यह विषय अपने आप ठंडा पड़ जाता। इस डिब्बे की हालत हर साल और बिगड़ती जा रही थी। अब यह पूरी तरह काला भी नहीं रहा था, एक तरफ से लकड़ी का असली रंग झलकने लगा था और कई जगहों पर पेंट फीका या दागदार हो चुका था। पहले लॉटरी में लकड़ी की छोटी तीलियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब उसकी जगह कागज की पर्चियों ने ले ली थी। मिस्टर समर्स का तर्क था कि जब गांव छोटा था तब लकड़ी की तीलियां ठीक थीं, लेकिन अब 300 से ज्यादा लोगों के लिए कुछ छोटा और सुविधाजनक होना चाहिए ताकि वह काले डिब्बे में आसानी से आ सके। लॉटरी से एक रात पहले मिस्टर समर्स और मिस्टर ग्रेव्स पर्चियां तैयार करते थे और उन्हें डिब्बे में डाल देते थे। फिर डिब्बा मिस्टर समर्स की कोयले की दुकान के ताले वाले कमरे में रख दिया जाता था। अगले दिन सुबह इसे चौक में लाया जाता था। साल के बाकी समय यह डिब्बा अलग अलग जगहों पर रखा जाता था, कभी मिस्टर ग्रेव्स के खलिहान में, कभी पोस्ट ऑफिस में नीचे, तो कभी मार्टिन की दुकान में शेल्फ पर। लोग जानते थे कि यह डिब्बा सिर्फ लकड़ी और पेंट का टुकड़ा है, लेकिन इसके साथ जुड़ी परंपरा इसे एक तरह का डर और सम्मान देती थी। ये वही डिब्बा था जिसमें से निकली एक पर्ची किसी की किस्मत तय करने वाली थी। सभी के चेहरे गंभीर थे और चौक में खामोशी फैल रही थी, जैसे सब जानते हों कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। मिस्टर समर्स अब पूरी भीड़ की ओर मुड़े। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, अब हम शुरू करें ताकि सब अपने काम पर लौट सकें। क्या कोई यहां नहीं आया है? भीड़ में से कई आवाजें आईं। डनबर, डनबर। मिस्टर समर्स ने अपनी सूची देखी और बोले, क्लाइड डनबर। हाँ, सही है। उसकी टांग टूटी हुई है ना? उसके लिए कौन पर्ची निकालेगा? भीड़ से एक महिला ने कहा, मैं करूंगी। यह सुनकर मिस्टर समर्स ने पूछा, पत्नी अपने पति के लिए पर्ची निकालेगी? तुम्हारा बड़ा बेटा नहीं है क्या जेनी? सबको पहले से जवाब पता था, लेकिन लॉटरी के अधिकारी को यह सवाल औपचारिक रूप से पूछना होता था। मिसेस डनबर ने अफसोस भरे स्वर में कहा, होरेस अभी 16 का भी नहीं हुआ है, तो इस साल मुझे ही करना होगा। मिस्टर समर्स ने सिर हिलाया और सूची में नोट कर लिया। फिर उन्होंने पूछा, वॉटसन लड़का इस साल पर्ची निकालेगा? भीड़ में से एक लंबा लड़का आगे आया। हाँ, मैं अपनी माँ और अपने लिए निकालूंगा। वह घबराया हुआ था और जब भीड़ से कुछ लोगों ने कहा, अच्छा है जैक, तो उसने सिर झुका लिया। मिस्टर समर्स ने एक बार फिर भीड़ पर नजर दौड़ाई और कहा, ठीक है, लगता है सब आ गए हैं। बूढ़े वार्नर भी हैं? हाँ, पीछे से आवाज आई। अब माहौल में अचानक खामोशी छा गई। मिस्टर समर्स ने गला साफ किया और कहा, सब तैयार हैं? अब मैं नाम पढ़ूंगा। पहले परिवारों के मुखिया आएंगे और एक पर्ची निकालेंगे। उसे हाथ में पकड़े रहना, खोलना मत जब तक सबकी बारी पूरी ना हो जाए। सबको ये बात साफ है? लोगों ने ये प्रक्रिया इतने सालों से की थी कि वे बस आधा ध्यान दे रहे थे। अधिकतर लोग होंठ गीले कर रहे थे, नजरें झुकी हुई थीं। मिस्टर समर्स ने हाथ ऊपर उठाया और पहला नाम पुकारा, एडम्स। एक आदमी भीड़ से अलग होकर आगे आया। दोनों ने औपचारिक सी मुस्कान दी और वह पर्ची लेकर जल्दी से अपने परिवार से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। इसके बाद नामों की लंबी सूची शुरू हो गई। एलन, एंडरसन, बेंथम। पीछे खड़ी मिसेस डेलाक्रॉय ने मिसेस ग्रेव्स से कहा, लगता है पिछली लॉटरी को अभी बस 1 हफ्ता ही हुआ है। मिसेस ग्रेव्स ने सहमति में कहा, समय सच में बहुत जल्दी निकल जाता है। नाम पुकारते पुकारते माहौल में तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्लार्क, डेलाक्रॉय। मिसेस डेलाक्रॉय ने अपने पति की ओर देखा, जो अब पर्ची लेने जा रहे थे। डनबर। मिसेस डनबर सीधे और बिना हिचक के आगे बढ़ी, जबकि भीड़ में से कुछ औरतें हौसला बढ़ा रही थीं। चलो जेनी, जाओ। हम अगली बारी हैं, मिसेस ग्रेव्स ने कहा और देखा कि उनके पति
गंभीर चेहरे के साथ पर्ची चुन रहे हैं। अब भीड़ में कई पुरुष अपने बड़े हाथों में छोटी सी पर्ची पकड़े हुए थे, उंगलियों से बार बार उसे पलटते हुए। मिसेस डनबर और उनके दोनों बेटे एक साथ खड़े थे। पर्ची उनके हाथ में थी। हचिंसन, मिसेस हचिंसन ने अपने पति बिल से कहा, जाओ जल्दी, और उनके आसपास के लोग हंस पड़े। नामों के बीच मिस्टर एडम्स ने बूढ़े वार्नर से कहा, सुना है उत्तर के गांव में लॉटरी खत्म करने की बात हो रही है। वार्नर ने तिरस्कार से कहा, बेवकूफ लोग, लॉटरी के बिना तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। आखिर में मिस्टर समर्स ने अपना नाम पुकारा और पर्ची निकाली। फिर कहा, वार्नर। बूढ़े वार्नर गर्व से बोले, ये मेरा 77वां साल है इस लॉटरी में। माहौल में अब बस एक इंतजार था, कौन सा परिवार उस निशान वाली पर्ची लेकर खड़ा होगा। अब माहौल में सन्नाटा था। सबकी निगाहें मिस्टर समर्स पर थीं। उन्होंने हाथ में पकड़ी सूची को देखा और ऊंची आवाज में कहा, ठीक है दोस्तों। थोड़ी देर के लिए किसी ने कोई हरकत नहीं की। फिर सबने अपनी अपनी पर्चियां खोली। अचानक भीड़ में कई आवाजें गूंज उठी। कौन है? किसके पास है? क्या डनबर परिवार है? क्या वॉटसन परिवार है? लेकिन धीरे धीरे जवाब साफ होने लगा। हचिंसन, बिल हचिंसन के पास है। भीड़ का ध्यान अब हचिंसन परिवार की तरफ था। बिल हचिंसन चुपचाप खड़े थे, अपने हाथ में पकड़ी पर्ची को घूरते हुए। तभी टेसी हचिंसन ने ऊंची आवाज में कहा, आपने उसे सही समय नहीं दिया पर्ची चुनने का। मैंने देखा था, यह सही नहीं हुआ। मिसेस डेलाक्रॉय ने हंसते हुए कहा, अरे टेसी, खेल की तरह लो। और मिसेस ग्रेव्स बोली, हम सबने बराबर मौका लिया। लेकिन बिल हचिंसन ने गंभीर स्वर में पत्नी से कहा, चुप रहो टेसी। मिस्टर समर्स ने कहा, ठीक है, अब हमें जल्दी करना होगा। बिल, अब तुम हचिंसन परिवार के लिए ड्रॉ करोगे। क्या हचिंसन परिवार में और कोई घर है? टेसी ने चिल्लाकर कहा, डॉन और ईवा को भी शामिल करो, उन्हें भी मौका मिले। मिस्टर समर्स ने शांत स्वर में समझाया, टेसी, बेटियां अपने पति के परिवार के साथ पर्ची निकालती हैं, ये नियम है, तुम जानती हो। बिल ने भी कहा, हाँ, मेरी बेटी अपने पति के साथ ड्रॉ करेगी और हमारे पास बच्चे ही हैं। मिस्टर समर्स ने स्पष्ट किया, तो परिवार के तौर पर भी तुम ही चुनोगे और घर के तौर पर भी। बिल ने हामी भरी। मिस्टर समर्स ने पूछा, बच्चे कितने हैं? बिल ने जवाब दिया, 3, बिल जूनियर, नैन्सी और छोटा डेव, टेसी और मैं। इसके बाद मिस्टर समर्स ने मिस्टर ग्रेव्स से कहा, उनके टिकट वापस रखो। ग्रेव्स ने 5 पर्चियां काले डिब्बे में डाली, बाकी कागज जमीन पर गिर गए और हवा में उड़ गए। टेसी अभी भी धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कह रही थी, हमें फिर से शुरू करना चाहिए, ये ठीक नहीं था। सबने देखा। मिस्टर समर्स ने बिल से कहा, तैयार? बिल ने एक तेज नजर अपने परिवार पर डाली और सिर हिला दिया। याद रहे, मिस्टर समर्स बोले, हर कोई एक एक पर्ची ले और तब तक न खोले जब तक सबकी बारी पूरी न हो जाए। हैरी, छोटे डेव की मदद करो। मिस्टर ग्रेव्स ने छोटे डेव का हाथ पकड़कर उसे डिब्बे तक ले गए। बच्चे ने हंसते हुए एक पर्ची उठाई। ग्रेव्स ने उसे उसके हाथ से निकालकर पकड़े रखा। अब बारी आई नैन्सी की। वह 12 साल की थी और उसके स्कूल के दोस्त उसकी तरफ देखते हुए सांस रोके खड़े थे। नैन्सी ने नफासत से पर्ची निकाली। फिर बिल जूनियर आया, जो घबराहट में डिब्बा लगभग गिरा ही देता। इसके बाद टेसी की बारी थी। उसने एक पल ठिठक कर चारों ओर देखा, होंठ भींचे और पर्ची खींच ली। आखिर में बिल ने भी पर्ची उठाई। भीड़ चुप थी। किसी ने धीरे से कहा, उम्मीद है नैन्सी ना हो। मिस्टर समर्स ने कहा, अब खोलो पर्चियां। सबसे पहले छोटे डेव की पर्ची खोली गई, वह खाली थी। फिर नैन्सी और बिल जूनियर ने अपनी पर्चियां खोली, दोनों खाली। अब सबकी निगाहें टेसी और बिल पर थीं। बिल ने अपनी पर्ची खोली, वह भी खाली थी। मिस्टर समर्स ने धीमी आवाज में कहा, यह टेसी है, उसका कागज दिखाओ बिल। बिल ने टेसी के हाथ से पर्ची खींची। उस पर काले रंग का बड़ा निशान था। भीड़ में हलचल हुई। मिस्टर समर्स ने कहा, चलो दोस्तों, इसे जल्दी खत्म करें। टेसी के हाथ में काले निशान वाली पर्ची आते ही माहौल और भारी हो गया। लोगों के चेहरों पर अब कोई हंसी नहीं थी,
बस एक ठंडी चुप्पी भरी गंभीरता थी। सब जानते थे कि आगे क्या होना है। गांव वाले भले ही पुराने नियम और रस्में भूल चुके थे, काला डिब्बा भी अब पहले वाला नहीं रहा था, लेकिन पत्थरों का इस्तेमाल अब भी याद था और यह हिस्सा कभी नहीं बदला था। चौक के कोने में बच्चों द्वारा बनाई गई पत्थरों की ढेरी पहले से ही तैयार थी। वहीं जमीन पर भी कुछ पत्थर पड़े थे जो हवा में उड़ते कागज के टुकड़ों के बीच बिखरे हुए थे। मिसेस डेलाक्रॉय आगे बढ़ी और इतने बड़े पत्थर को उठाया कि उसे दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। उन्होंने पास खड़ी मिसेस डनबर की ओर देखा और कहा, चलो जल्दी करो। मिसेस डनबर के दोनों हाथों में छोटे छोटे पत्थर थे। उन्होंने हाँफते हुए कहा, मैं भाग नहीं सकती, तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आ रही हूं। आसपास खड़े बच्चों के हाथों में पहले से पत्थर थे, यहां तक कि किसी ने छोटे डेव हचिंसन को भी कुछ कंकड़ दे दिए। अब चौक के बीच में जगह साफ हो चुकी थी और टेसी वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने दोनों हाथ सामने फैलाकर सबको रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। भीड़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी एक पत्थर टेसी के सिर के एक तरफ आकर लगा। पुराना वार्नर आगे बढ़ते हुए कह रहा था, चलो सब जल्दी करो। उसके स्वर में जैसे कोई उत्साह नहीं, बल्कि एक पुराना आदतन भाव था, जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य हो। भीड़ में सबसे आगे स्टीव एडम्स और उसके साथ मिसेस ग्रेव्स थे। चारों ओर से पत्थर उठाए जा रहे थे। कोई छोटे छोटे कंकड़ फेंक रहा था तो कोई बड़े पत्थर हाथ में पकड़े हुए था। टेसी अब भी चिल्ला रही थी, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन उसकी आवाज अब पत्थरों की आवाज, भीड़ के शोर और हवा में गूंजते सन्नाटे के बीच दबती जा रही थी। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब इस रस्म में बराबर शामिल थे। यहां किसी के मन में सवाल नहीं था, किसी ने विरोध नहीं किया, जैसे यह कोई त्योहार हो और सब बस अपनी भूमिका निभा रहे हो। आखिरी बार टेसी की चीख सुनाई दी, ये सही नहीं है, और फिर भीड़ उस पर टूट पड़ी। पत्थर उसके चारों ओर से आने लगे, तेज, भारी, बिना रुके। कुछ ही पलों में उसकी आवाज पूरी तरह थम गई। गांव के लोग चुपचाप अपने अपने रास्ते जाने लगे, जैसे ये बस एक जरूरी काम था जो हर साल करना होता है। पत्थरों की ढेरी अब बिखर चुकी थी। हवा में बस धूल और कुछ कागज के टुकड़े उड़ रहे थे और गांव फिर से अपने सामान्य शांत रूप में लौटने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, यही थी सालों से चली आ रही लॉटरी की परंपरा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधी परंपराएं चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर उनमें इंसानियत की जगह हिंसा और क्रूरता हो तो उन्हें चुनौती देना जरूरी है। गांव के लोग पीढ़ियों से लॉटरी की रस्म निभा रहे थे, लेकिन किसी ने भी यह सवाल नहीं किया कि इसका असली मतलब और असर क्या है। सिर्फ इसलिए कि हमेशा से ऐसा होता आया है, वे एक निर्दोष को पत्थरों से मारने में हिस्सा लेते रहे, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। ये कहानी बताती है कि समाज में जब भीड़ बिना सोचे समझे किसी परंपरा का पालन करती है तो वह इंसानियत खो देती है और जुल्म को सामान्य बना देती है। असली बदलाव तभी आएगा जब हम सवाल पूछने की हिम्मत रखें और सही गलत का फर्क परंपरा से ऊपर रखकर सोचें। अंधी आस्था, अंधा न्याय और भीड़ की सोच, ये तीनों मिलकर सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं।